फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक अपना होने वाला है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। इससे पहले मैंने कुछ दो एक वीडियो बनाई, मतलब आपके हिसाब से थोड़ा लेंथी बनाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने सही तरीके से क्या नहीं दिया, रेस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत कम व्यू आए, बच्चों ने बहुत कम देखा, जिससे मेरे को लगा कि मेरे को दोबारा से छोटे छोटे टुकड़ों में इन वीडियो को बनाना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज मैं आपको छोटे वीडियो के रूप में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छी तरह से वीडियो को देखें। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जैसे मैंने बताया, हमने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला, यानी भारत में राष्ट्रवाद। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक जैसे मैंने अभी मेंशन किया था, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ अब धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था कि जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा था तो उन्होंने कहा था कि जब हमें टाइटल सरेंडर करेंगे, ठीक है, बॉयकॉट करेंगे, तो अंग्रेज हमारे खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे और फिर मैं उनके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू कर दूंगा। तो अब देखिए वो उसी तरफ क्या करने लग रहे हैं, बढ़ने लग रहे हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाला हूं सारी चीजें, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सारी चीजें ढंग से पता चले और वो क्वेश्चंस भी पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था, कल वाली क्लास के अंदर, इन फरवरी 1922, फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, किस चीज के लिए डिसाइड करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने के लिए, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। यानी उनके दिमाग में आता है कि अपने को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। अब सवाल आपका यही आएगा, क्यों? अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं आपको, मार्क्स के अकॉर्डिंग जैसे आए वैसे आप उसका आंसर लिख देना। जैसे पहला तो क्या था, मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। गांधी जी ने देखा कि ये आंदोलन है ना, कई स्थानों पर क्या होता जा रहा है, कई स्थानों पर ये आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, वायलेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो एक कारण तो ये था इस आंदोलन का वायलेंट होना। दूसरा, उनका मानना था कि जो सत्याग्रही हैं नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल, यानी अगर उनको एक बड़ा आंदोलन शुरू करना है तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, जो सत्याग्रही हैं उनको सही तरीके से ट्रेन करना है, उनको सही तरीके से इस तरह के बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जब भी इस तरह का कोई आंदोलन चलाते हैं और अंग्रेज उनको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, यानी उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत प्रोवोक हो जाते हैं और वो भी उस तरह की फिर क्या करने लग जाते हैं, वायलेंट एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। इसीलिए सत्याग्रहियों को और ज्यादा क्या करने की जरूरत है, ट्रेंड करने की जरूरत है। तो दूसरा कारण ये था इस आंदोलन को वापस लेने का। तीसरा क्या था, कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो काउंसिल इलेक्शन में क्या करना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कुछ कांग्रेस के लीडर्स जो थे वो काउंसिल इलेक्शन के अंदर क्या करना चाहते थे, पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे। और कुछ इसी वजह से कुछ लीडर्स ने कांग्रेस से होकर एक अलग पार्टी भी बनाई थी ताकि वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो मैंने 3 रीजन बताया आपको कि गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया। तो ये पहला कारण तो मैंने बताया कि उनको लग रहा था कि आंदोलन कई स्थानों पर क्या हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, हिंसक घटनाएं हो रही है। दूसरा जो कारण मैंने बताया, गांधी जी का मानना था कि इस तरह का जो मास स्ट्रगल है उसके लिए जो सत्याग्रही हैं उनको और ज्यादा ट्रेंड करने की जरूरत है। और तीसरा जो रीजन बताया मैंने आपको, तीसरा रीजन बताया, गांधी जी को लग रहा था कि भाई कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो काउंसिल इलेक्शन में क्या करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, some leaders tired of mass struggles and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the government of India Act of 1919। ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के आधार पर क्या था, प्रोविंशियल काउंसिल के क्या होने वाले थे, इलेक्शन होने वाले थे। जो मैंने अभी बताया, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो जो काउंसिल इलेक्शन होना चाहते थे वो उनमें क्या करना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे, हिस्सा लेना चाहते थे। कौन? मैंने कहा कांग्रेस के कुछ लीडर्स, क्योंकि वो इस तरह के जो गांधी जी के द्वारा जो मास स्ट्रगल चलाए जा रहे थे उन आंदोलन में हिस्सा ले लेकर वो क्या हो चुके थे, थक चुके थे। यानी उनको लगता था कि इनमें पार्टिसिपेट करने का आप कोई मतलब नहीं है। किनको? सारे लीडर्स को नहीं, कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे। तो ये 3 वजह थी जिस वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या किया, विड्रॉ किया। कब? फरवरी 1922
2 के अंदर। अब सवाल ये आता है कि ये जो कांग्रेस के कुछ जो लीडर्स थे, ये जो प्रोविंशियल काउंसिल इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते थे, तो देखिए मैंने नीचे रीजन कारण दे रखे हैं, ये भी आप 3 मार्क्स के अंदर याद कर ले। पहला, दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। उनको लगता था कि अगर अपन काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपन इसके क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। और सदस्य बनने के बाद जैसे भी मान लो ब्रिटिश जो है वो भारतीयों के खिलाफ कोई भी इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं जो भारतीयों के खिलाफ हो, तो वो उसका क्या कर पाएंगे, विरोध कर पाएंगे एज ए मेंबर, क्योंकि वो भी वहां शामिल रहेंगे। तो जब उनको लगेगा कि इंडियंस के खिलाफ है तो उसको क्या कर पाएंगे, अपोज कर पाएंगे, और साथ ही साथ उसको रिफॉर्म करने के लिए भी कह पाएंगे, यानी तर्क दे पाएंगे कि भाई आपको इसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। दूसरा कारण ये, और तीसरा वो ये बताना चाहते थे कि ये जो काउंसिल जो होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, यहाँ पर जो कामकाज होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है। कौन सी काउंसिल्स के अंदर, प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर जो कामकाज है वो किस तरीके से नहीं होता है, डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होता है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस के कुछ लीडर जो थे वो काउंसिल इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो आपको ये 3 पॉइंट इसके अंदर लिखने हैं। उनको लगता था मेंबर रहेंगे तो अपन जो भी भारतीयों के खिलाफ कोई पॉलिसी होगी उसको क्या कर पाएंगे, अपोज कर पाएंगे, उनको रिफॉर्म करने के लिए कह पाएंगे, और साथ ही साथ लोगों को यह भी बता पाएंगे कि ये जो काउंसिल्स है ये डेमोक्रेटिक नहीं होती है। तो यहाँ पर अपन ने 2 सवाल पढ़े। पहला तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ क्यों किया, और दूसरा कांग्रेस के कुछ जो लीडर्स थे वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते थे। जैसे मैंने कहा था ना, कुछ कांग्रेस के लीडर जो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे उन्होंने अलग से पार्टी भी बनाई। तो वो अब नाम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। जैसे एक तो CR दास, चित्तरंजन दास, CR दास, और जो मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। याद रखना, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, कांग्रेस से के अंतर्गत यानी कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाते हैं। कौन सी पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। किसी लिए, जो मैंने कहा वही है, काउंसिल पॉलिटिक्स में, यानी सीधी सी बात है वो काउंसिल इलेक्शन में क्या करना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अलग से क्या करी, पार्टी बनाई। लेकिन जो यंगेस्ट लीडर थे, यानी जो युवा, जो अपने देश के युवा जो क्रांतिकारी थे, नेता जो थे, उनको एक चीजें पसंद नहीं थी। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ध्यान से देखना टॉपिक को, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है। उन्होंने किसके ऊपर ज्यादा जोर दिया, रेडिकल मास एगिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, कि इनका जो है ना जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, और अपने को जो है ना पूरी तरह से क्या करनी है, आजादी प्राप्त करनी है, यानी इनके अधीन रह के अपने को कोई काम नहीं करना, पूर्ण रूप से अपने को क्या करना है, स्वराज प्राप्त करना है। कौन सोच रहे थे, जो यंगेस्ट लीडर थे हमारे देश के, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, इस तरह के जो युवा नेता थे या जो लीडर्स थे, वो मतलब पूरी तरह से आजादी चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये जो है काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके उस हिसाब से काम करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, इन सच सिचुएशन, इस प्रकार की परिस्थितियों में इंटरनल डिबेट्स हो रहे हैं। जैसे अपन देख रहे हैं कुछ काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, कुछ बिना उसके फुल इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं। तो जो इंटरनल डिबेट्स हो रहे थे, इससे क्या हुआ, 2 फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s, यानी कुछ इस तरह का हुआ कि जिससे अपने देश की जो पॉलिटिक्स है उसको एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ। इसके बाद इंटरनल डिबेट्स हो रहे थे, डिसीजन हो रहे थे, इसकी वजह से। जैसे पहला क्या था, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी विश्वव्यापी आर्थिक जो मंदी थी, ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत अपन मोस्टली मान सकते हैं 1928 से, और ज्यादा अगर बात करो तो 1929 से एकदम मतलब वो अपना ऑपरेसिव फॉर्म में आ गई थी। 1929 मेन माना जाता है, ठीक है, 1928, 1929, 1930 इस तरह से। तो जब इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम आया तो जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी बिगेन टू क्या होने लग गई, गिरने लग गई। कब से, 1926 से। लेकिन जैसे मैंने कहा ना 1929 के बाद जो है ये मंदी का दौर बहुत क्या था, हाई था। तो क्या कह रहा है, 1930 तक आते आते तो इनकी कीमतें एकदम से क्या हो गई, डाउन चली गई, एकदम से गिर गई। किनकी कीमतें गिर गई, जो मैंने लिखा है एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस थे ना, जो यानी खेती के अंतर्गत जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे, खेतों के अंदर उत्पादित होने वाली चीजों की कीमत है
एकदम से क्या हो गई, नीचे चली गई, एकदम कम हो गई। ठीक है, 1926 में गिरना शुरू हुई और 1930 तक आते आते एकदम से क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। लेकिन क्या हो रहा है, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ, मतलब जो एग्रीकल्चरल जो गुड्स था उनकी डिमांड भी एकदम से कम चली गई, जो गुड्स एक्सपोर्ट होता था वो भी एकदम से क्या हो गया, कम हो गया। तो जो किसान है उनको बहुत ज्यादा क्या आने लग गई, दिक्कत आने लग गई। किस चीज में, कि ना तो अब वो अपनी फसल बेच पा रहे थे अच्छी कीमत के अंदर, और जब अच्छी कीमत में नहीं बेच पा रहे थे तो इनकम नहीं हो रही थी अच्छी, जिस वजह से अंग्रेजों को क्या नहीं दे पा रहे थे, लगान भी नहीं दे पा रहे थे, यानी रेवेन्यू भी नहीं दे पा रहे थे। सब किसकी वजह से हो रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो थी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनकी कीमतें एकदम से क्या चली गई थी, डाउन चली गई थी, जिस वजह से किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। किस वजह से, ना तो अपनी फसलों को अच्छी कीमत में बेच पा रहे थे, ऑब्वियस सी बात, और नहीं बेच पा रहे थे तो इनकम अच्छी नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो रेवेन्यू भी नहीं दे पा रहे थे, यानी किसान जो थे वो अंग्रेजों को लगान भी नहीं दे पा रहे थे। तो जब इस तरह की स्थिति चल रही थी ना, गांव में बहुत उथल पुथल चल रही थी, गांव में स्थिति बहुत क्या थी, खराब थी। तो इस खराब स्थिति के अंदर भी क्या देखने में आता है कि ब्रिटेन के अंदर एक नई गवर्नमेंट आती है टोरी गवर्नमेंट के नाम से। ठीक है, जो टोरी गवर्नमेंट होती है ब्रिटेन के अंदर, वो एक क्या करती है, वैधानिक आयोग की स्थापना करती है, स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना करती है। स्टैट्यूटरी कमीशन का होता है लीगल या वैधानिक आयोग की स्थापना करती है, किसके नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, सर जॉन साइमन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता भी है, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। और जो साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1927 के अंदर की गई थी। ध्यान रखना, साइमन कमीशन की स्थापना 1927 के अंदर की गई थी। साइमन कमीशन इंडिया जो 1928 के अंदर आया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 के अंदर हुई थी। तो ये इसको नाम भी वही दिया गया, क्या नाम दिया गया, साइमन कमीशन। किसके नाम पर, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इस कमीशन का नाम भी क्या रखा गया, साइमन कमीशन रखा गया। अब जो साइमन कमीशन था उसका काम क्या था वो मैंने लिखा हुआ है, ध्यान देना, साइमन कमीशन वाले टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के आधार पर, ऑब्जेक्टिव तो साथ साथ आ रहे हैं आपके। क्या है, लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। इसका काम क्या था कि भाई भारत के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जो वैधानिक व्यवस्था की गई है, आपको उसका अच्छी तरह से क्या करना है, एनालाइजेशन करना है, अवलोकन करना है, यानी उसकी ढंग से आपको जांच पड़ताल करनी है। और आपको लग रहा है कि भाई इसमें कुछ बदलाव करने हैं ताकि इसको और ज्यादा प्रभावशाली बना सके, तो उसके लिए आप हमें क्या करो, सुझाव दो, सजेस्ट करो। ठीक है, बदलाव के लिए हमें क्या दो, सुझाव दो। ये काम किसको दिया गया था, साइमन कमीशन को दिया गया था, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया के अंदर, आपको उसको ढंग से उसका विश्लेषण करके, अगर आपको उसमें बदलाव के लिए अगर लग रहा है कि यहाँ पर बदलाव करने हैं ताकि इसको और प्रभावशाली बनाया जा सके, तो आप हमें क्या करो, सजेस्ट करो, वो बदलाव जो है सुझाव दो उसके लिए। और क्या था, अगला जो सवाल इसमें बनता है कि भाई साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, तो वो भी साफ साफ लिखा हुआ है। वैसे बता भी देता हूं आपको कि जो साइमन कमीशन था उसके अंदर जो मेंबर्स थे उसमें किसी भी भारतीय को क्या नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। सारे के सारे जो इसके मेंबर थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इसके विरोध करने का एक सबसे बड़ा कारण है ये भी था कि भैया आपने किसी भी भारतीय को इसका सदस्य क्यों नहीं बनाया, आपने सारे के सारे सदस्य अंग्रेज ही क्यों रखे हैं। तो इस वजह से इसका क्या हुआ, विरोध हुआ, किसका, साइमन कमीशन का। ठीक है, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 के अंदर। कब आया था साइमन कमीशन भारत के अंदर, 1928 के अंदर आया था। ठीक है, जब 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का जो है ना स्वागत किया गया था इन स्लोगन के साथ, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, इन नारों के साथ उसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। और ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारे देश में जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने सामूहिक रूप से इसका क्या किया था, विरोध किया था, चाहे वो कांग्रेस हो, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, ठीक है, सबने इसका क्या किया था, विरोध किया था, किसका, साइमन कमीशन का। आई बात समझ में, किसका विरोध हुआ था, साइमन कमीशन का। तो जब हालात खराब होने लग गए, थोड़े थोड़े ऐसे हालात खराब होने लग गए, तो उस समय हमारे देश का जो वॉइस रॉय था, यानी इंडिया का जो वॉइस रॉय था, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था, लॉर्ड इरविन। ठीक है,
तो लॉर्ड इरविन जो है वो क्या करता है, कांग्रेस के लीडर्स को अपने पास बुलाता है, यानी इस स्थिति को रोकने के लिए कि हाँ जो इस तरह की स्थिति हो रही है, विरोध हो रहा है, इसको अपन क्या कर सके, टैकल कर सके। तो कांग्रेस के लीडर्स को अपने पास बुलाता है और उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव क्या होता है कि भाई अपन क्या करते हैं, इंडिया को जो है ना डोमिनियल स्टेटस दे देते हैं, यानी नाम मात्र का दर्जा दे देंगे हम, और भारत का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, यानी इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके लिए अपन क्या करेंगे, लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे, यानी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे, और वहां बैठकर और मिल बैठकर अपन बातचीत करके निर्धारित करेंगे कि इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो ये जो प्रस्ताव रखा था, कांग्रेस के लीडर्स को क्या नहीं कर पाया था, इस प्रस्ताव के लिए एग्री नहीं कर पाया था। खासकर हमारे देश के जो युवा नेता थे, जैसे मैंने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो थोड़े क्या थे, अग्रेसिव थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने साफ साफ मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन जो मॉडरेट और जो लिबरल लीडर्स थे, कौन से लीडर्स, जो मॉडरेट और जो लिबरल लीडर्स थे, ठीक है, मॉडरेट और लिबरल जो लीडर थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गया आपका, ठीक है ना, महात्मा गांधी जैसे, इस तरह के जो बनर्जी ब्रदर्स जिनको बोल देते हैं, वो इस तरह के जो मॉडरेट और लिबरल्स थे, वो क्या चाहते थे कि भाई जो भी कुछ मतलब एक्टिविटी हो या जो भी चीजें होनी चाहिए वो ब्रिटिश फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी अंग्रेज जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। जिस वजह से भारतीय लोगों में उनका सपोर्ट धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, यानी वो लोगों में अपना फेथ जो है वो धीरे धीरे खोते जा रहे थे। कौन, लिबरल और जो मॉडरेट लीडर्स थे। क्यों, क्योंकि वो जो भी चीज चाहते थे वो किसके अंतर्गत जाते थे, ब्रिटिश फ्रेमवर्क के अंतर्गत चाहते थे। तो इसी वजह से जो जवाहरलाल नेहरू है फिर क्या करते हैं, दिसंबर 1929 के अंदर, दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर के अंदर, ठीक है, दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर के अंदर नेहरू जी जो है कांग्रेस का अधिवेशन बुलाते हैं और उसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब, दिसंबर 1929 को, ठीक है। कहां पर होता है कांग्रेस का सेशन, है लाहौर के अंदर होता है। और ये जो इरविन समझौते के लिए बुलाते हैं ना कांग्रेस के लीडर्स को, वो आपका है अक्टूबर 1929 को है। और ये कब है, दिसंबर 1929 को जो लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, वहां पर वो क्या करते हैं, नेहरू जी जो हैं, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की शपथ लेते हैं, यानी फुल इंडिपेंडेंस, कुछ भी हो जाए हम क्या करेंगे, पूर्ण आजादी प्राप्त करेंगे। कौन घोषणा करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये घोषणा करते हैं। और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, यानी साथ ही साथ वो ये डिक्लेयर करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, अपने देश का इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। साफ साफ क्या कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है। किसके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। लेकिन ये जो सेरेमनी है 26 जनवरी 1930 वाली जो सेरेमनी है, ये सफल नहीं हो पाती है, जिस वजह से नेहरू जी को भी बड़ी निराशा होती है और गांधी जी को भी बहुत ज्यादा निराशा होती है। और फिर वो कोई नया तरीका ढूंढने लग जाते हैं, कोई ऐसा सिंबल जो है वो मतलब कि ढूंढने लग जाते हैं जिसके आधार पर लोगों को एकजुट करके और एक बड़ा आंदोलन क्या किया, इसके चलाया जा सके। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कौन से आंदोलन की रूपरेखा की बात कर रहे हैं। इसी आंदोलन की रूपरेखा के आधार पर वो कोई सिंबल ढूंढने लग जाते हैं, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, मैंने बताया था साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस वाला। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, हर बार बोर्ड एग्जाम में 100% आने की इसकी क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो वो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस के ऊपर। पहला तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ क्यों किया, ठीक है, 3 कारण बताए मैंने आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन, कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते थे, तो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो कौन कौन से नेता थे जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी बनाई थी। फिर अपन ने बात करी कि भाई क्यों कौन कौन से नेता थे जो थोड़े एग्रेसिव थे, तो जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, वो पूरी तरह से जो है ना रेडिकल थे, तो पूरी आजादी चाहते थे। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, साइमन कमीशन, ब्रिटेन के अंदर जो न्यू टोरी गवर्नमेंट होती है और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना करती है। स्टेटरी कमीशन होता है, वैधानिक आयोग होता है, कब 1927 के अंदर। काम क्या होता है, लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सजेस्ट चेंज। उसके बाद में साइमन कमीशन कब इंडिया आता है, 1928 के अंदर साइमन कमीशन इंडिया आता है। उसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। विरोध करने का एक कारण और भी पढ़ा था अपन ने कि सारे मेंबर इंडियन थे, कोई भी
मतलब सारे मेंबर ब्रिटिशर्स थे, सॉरी इंडियन कोई उसका मेंबर नहीं था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने लाहौर वाले सेशन के बारे में पढ़ा, जिसको किसने अध्यक्षता करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब हुआ? दिसंबर 1929। क्या शपथ ली थी? पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। कब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए कहा था? 26 जनवरी 1930 को, जो सफल नहीं हुआ था। तो ये थे अपने आज के मोटे मोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक के आधार पर मैंने आपको बढ़िया तरीके से और सिंपल वे से समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आप इस वीडियो को पूरा मन लगा के देखेंगे, ताकि आपको ये सारे जो डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या उसके क्लियर हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो मैंने पहले कहा था, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं और आपके लिए मान लो अपलोड करूं यूट्यूब के ऊपर, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका क्या उठा सको, फायदा उठा सको। तो इसी आस के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।